रहेगा आप लोगों को किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध मीन्स क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। इस प्रकार से आएगा, है ना। बस इस प्रकार से आता है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। और ऐसा नहीं आएगा तो आपको ऐसा आएगा कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध प्रवाहित धारा व विद्युत वाहक बल में संबंध, है ना। दोनों क्वेश्चन आप लोगों के एक ही है। क्वेश्चन चाहे आपको आए कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, या आपको आए कि विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल में क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है ना। तो यानी विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, है ना, और प्रवाहित धारा में क्या करना है, हमको संबंध ज्ञात करना है। प्रवाहित धारा में संबंध ज्ञात करेंगे तो भी वही बात रहेगी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक परिपथ तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने एक सेल लिया तो सेल ले लेंगे, तो सेल का प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, ई। और इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेंगे, आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा हमारा, स्मॉल आर हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। अब इसको आप पूरा एक परिपथ के अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ क्या करना है, पहले तो आपको आएगा कि इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। इसका वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। और सेकंड क्या बोलेगा, ई, वी, आई और आर, है ना। ई मीन्स विद्युत वाहक बल, आई मीन्स क्या हो जाएगा, प्रवाहित धारा, वी मीन्स क्या हो जाएगा, विभवांतर, है ना। और स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। चारों में संबंध ज्ञात करने के लिए पूछ सकता है ना। तो सबसे पहले तो आंतरिक प्रतिरोध का डेफिनेशन देना है आपको। आंतरिक प्रतिरोध का डेफिनेशन सिंपल सा हो जाता है। जैसे हमारे पास में कोई सेल है, ठीक है, किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड रहेगा दूसरा कैथोड। तो किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं, है ना। तो पहले डेफिनेशन दोगे कि किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब मान लेंगे, माना कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर, और बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर। तब उस सेल में प्रवाहित विद्युत धारा, सूत्र लगाओगे, प्रवाहित विद्युत धारा बराबर से विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, है ना, टोटल रेजिस्टेंस। तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, ई, और बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध हम क्या करेंगे, बाह्य प्रतिरोध धन आंतरिक प्रतिरोध, तो कैपिटल आर प्लस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। तो यहाँ आपको यहाँ वही करना है। सबसे पहले मान लेंगे किसी सेल में प्रवाहित विद्युत धारा क्या है, आई, विद्युत वाहक बल क्या है, ई, बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर, है ना, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर। तो यहाँ फार्मूला लगाना है आपको, सेल तब उस सेल में प्रवाहित विद्युत धारा आई बराबर से कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो आई बराबर से कुल विद्युत वाहक बल क्या हो गया, ई, और कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर, मतलब बाह्य प्रतिरोध धन आंतरिक प्रतिरोध। इसको लिखना है इक्वेशन। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आप लोग ओम का नियम लगा दोगे, है ना। यदि उत्पन्न विभवांतर क्या हो, वी, उत्पन्न विभवांतर क्या हो, वी हो, तब ओम का नियम लगाओगे। तो ओम का नियम के अनुसार विद्युत धारा का सूत्र लगाना है। विद्युत धारा आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। ओम का नियम आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। इसको देखिए इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को बैलेंस करना है आपको। देखो समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड देखिए कैसे एक जगह है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल रख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड को इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, v अपॉन, सर पहले वाला, हाँ इसको फर्स्ट लिख दो, e अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, v अपॉन आर, ठीक है।
अब इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का गुना यहाँ हो जाएगा और e का गुना यहाँ हो जाएगा ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r और इज इक्वल क्या हो जाएगा, e इंटू कैपिटल R। तो e इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। अब अंदर गुना कर लेते हैं, v r प्लस v r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e r। अब जितने भी कैपिटल आर है उनको एक साइड रख लो, है ना, स्मॉल आर को यहाँ रख दो क्योंकि अपने को स्मॉल आर का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, वी आर इज इक्वल टू ई आर माइनस वी आर, दोनों में से यहाँ से आर कॉमन ले लो। तो वी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा, वी माइनस वी। ठीक है, अब यहाँ से अपने को स्मॉल आर का वैल्यू चाहिए तो वी को अपॉन में ला दो। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर इंटू ई माइनस वी और दोनों के अपॉन में क्या हो जाएगा, वी। अब ये वी दोनों के अपॉन में है तो उसको दोनों के अपॉन में ले लेते हैं। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू ई अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी, दोनों के अपॉन में है कि। अब यहाँ से वी से वी बैलेंस हो जाएगा एक बार, तो क्या बचेगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू ई अपॉन वी माइनस वन। ये है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए ठीक है, थर्ड। अब ये क्या होगा हमारा, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू ई अपॉन वी माइनस वन। अगर आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक आता है तो यही तक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों को आता है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तो यही तक करना है। अब अगर बोलता है कि सेकंड क्वेश्चन आता है कि विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, प्रवाहित धारा, है ना, प्रवाहित धारा और विभवांतर में संबंध ज्ञात करो बोलता है ना। तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, क्या करना है, यहाँ से अगर सेकंड क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से समीकरण 1 लेना है आपको। ठीक है, समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, आई बराबर से ई अपॉन आर प्लस स्मॉल है। अब क्या करना है आप लोगों को, इसका तिर्यक गुना कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू आई का गुना दोनों के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। अब यहाँ फिर से वापस आपको ओम का नियम लगा देना है, यहाँ ओम का नियम लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि आई आर बराबर से क्या होता है, वी होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहाँ रख दो इसकी जगह वी, तो क्या हो जाएगा हमारा, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। ये यहाँ पर भी आपका व्यंजक है। ठीक है, क्योंकि चारों चीज आ गई है, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, विद्युत धारा और इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, चारों चीजें आ गई है। और अगर आपको और कुछ करना है तो इसको थोड़ा सा ट्रांसफर कर लो, है ना। ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, v बराबरी से e माइनस आई। तो ये है हमारा विद्युत वाहक बल, सॉरी विभवांतर, विद्युत वाहक बल, प्रवाहित धारा और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, है ना। तो इस प्रकार दोनों डेरिवेशन है। यहाँ तक अगर आता है तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक है, और अगर बोले कि विभवांतर, विद्युत वाहक बल, प्रवाहित धारा और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बोले तो यहाँ तक करना है। अब देखेंगे किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को। क्वेश्चन आता है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो पहले डेफिनेशन देना है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। फर्स्ट हो जाएगा पहला आपका, फर्स्ट कारक रहेगा विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, अपघट्य की सांद्रता पर। तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर सिंपल सा है, जैसे जैसे हम लोग विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाते जाएंगे तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाएंगे। सांद्रता बढ़ाना मीन्स विलेय के कणों की संख्या बढ़ाना। तो सांद्रता बढ़ाएंगे मतलब विलेय के कणों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कणों की संख्या बढ़ जाएगी मतलब जो बाधा डालने वाले लोग हैं, बाधा डालने वाले लोग क्या हो जाएंगे, और बढ़ जाएंगे।
मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा लिखना है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें आप थोड़ा सा डील करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि जब विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाते हैं तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर विलेय के कणों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। विलेय के कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण जो चालकता के मार्ग में बाधा करने वाले अणुओं की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकंड रहेगा आप लोगों का, सेकंड रहेगा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी भी सिंपल सा है। जब हम दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, मीन्स एनोड और कैथोड के बीच की क्या करेंगे, दूरी बढ़ाएंगे। तो दूरी बढ़ाएंगे तो उनके बीच विद्युत अपघट्य का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बीच में विद्युत अपघट्य का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब विद्युत अपघट्य का मान बढ़ गया मतलब जो कणों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कणों की संख्या बढ़ जाएगी मतलब प्रतिरोध डालने वाले कणों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, है ना। मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा लिखना है यहाँ पर कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघट्य का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण विलेय के कणों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और विलेय के कणों की संख्या बढ़ जाएगी मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा है फिर आपका विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। तो जब विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल में मतलब जो हमारा सेल है, सेल में विद्युत अपघट्य रहेगा तो विद्युत अपघट्य में डूबे जब इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल अपन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो वो जो ज़्यादा कहाँ रहेगा, विद्युत अपघट्य के अंदर चला जाएगा कि नहीं। अब विद्युत अपघट्य के अंदर ज़्यादा चला गया, ठीक है, विद्युत अपघट्य के अंदर ज़्यादा चला जाएगा मतलब उसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जहाँ चालकता बढ़ जाएगी वहाँ प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब यहाँ विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका जो चालकता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। लास्ट चौथा है आप लोगों का ताप पर, है ना, ताप पर। तो जब आप ताप बढ़ाते हैं, ताप पर जब ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर जो आयनों की गतिशीलता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आयन इधर उधर भागने लग जाएंगे कि नहीं। तो ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और गतिशीलता बढ़ जाएगी मीन्स चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और चालकता बढ़ जाएगी मतलब आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखना है ताप बढ़ाने पर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि चालकता बढ़ जाएगी और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं। पहला हो जाएगा विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। तो सांद्रता बढ़ाने पर जब सांद्रता बढ़ाएंगे तो विलेय के कणों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कणों की संख्या बढ़ जाएगी मतलब प्रतिरोध डालने वाले जो बाधक कण है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इसलिए उसका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकेंड है आपका दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा है विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। तो विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और चालकता बढ़ जाएगी तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और चौथा है ताप पर। तो ताप बढ़ाने पर चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये है आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक।